हेलो एवरीवन, प्रीलिम बूस्टर सीरीज के रिवीजन डे 6 के अंतर्गत फर्स्ट वीक यहाँ पर आज से समाप्त हो जाएगा और हम प्रवेश करेंगे सेकंड वीक में। तो आज हम यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। देखेंगे आज यहाँ पे संगम काल उससे संबंधित प्रश्नों को, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ सोशल इश्यूज से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन को भी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो आपका टारगेट वीक का प्रोग्राम रहेगा, सेकेंड आपको टारगेट वीक में क्या क्या पढ़ना है उसका वीडियो भी आपको यहाँ पर कल मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। तो आप उसे सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, टारगेट वीक में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं और उसको लेकर के यहाँ पर आपको क्या रणनीति रहेगी, तो उसको लेकर फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अपने सेशन को लेकर के। अंतिम इस सेशन में देखेंगे पहला क्वेश्चन है संगम काल से। ठीक है, तो संगम क्या था, आपको ये बताना था संगम क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ मंडल, बी है तमिल राजाओं का संघ, तीसरा है वारियम इकाई का सर्वोत्तम अधिकारी या मंत्रियों का संघ। तो आपको बताना है कि संगम जो शब्द यूज किया गया है, संगम जो काल है, ये नाम जो पड़ा है, ये संगम मतलब इसका क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इन चारों में से बहुत आसान है। संगम जो स्थिति है ये विभिन्न तीन कह सकते हैं संगम समितियां यहाँ पे आयोजित की गई थी, सभाएं आयोजित की गई थी। और वो संगम सभाएं मूलतः देखा जाए तो तमिल कवियों और विद्वानों की एक सभा या संघ था, जिसको यहाँ पर संगम आपको नाम दिया गया और संगम काल भी हम इसी के नाम पर यहाँ पर पढ़ते हैं। देखा जाए तो इन संगम तमिल कवियों विद्वानों की जो सभा एवं संघ के यहाँ पर आपको आयोजन किया गया था, ये राजाओं के संरक्षण में यहाँ पर आयोजित होते थे। इन साथ ही साथ देखा जाए तो इस संगम जो सभाएं होती थी, इनके माध्यम से कह सकते हैं तमिल साहित्य की रचना के लिए। ठीक है, इन संगम सभाओं में क्या होता था, तमिल साहित्य की यहाँ पर रचना की जाती थी, जिसे राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। और संगम का जो मतलब है वो क्या है, तमिल कवियों विद्वानों की सभा या मंडल से है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संगम युगीन साहित्य लिखे गए हैं, किस शैली में लिखे गए हैं आपको ये बताना है। गद्य शैली है, काव्य शैली है, नाट्य शैली है या परिषद में है। तो आपको ये बताना है, आसान सा प्रश्न है, किस शैली में आपको संगम साहित्य मूलतः लिखे गए हैं, गद्य, काव्य, नाट्य या परिषद में। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम देखें संगम युगीन साहित्य की जो शैलियाँ जो लिखी गई हैं वो मूलतः कैसी लिखी गई हैं आपको, काव्य शैली में। ठीक है, और संगम युगीन जो साहित्यों के बारे में अगर हम देखें तो ये आपको किसके बारे में लिखी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्थितियाँ हमें एक तो देखने को मिलती हैं कि राजाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, उनकी कार्य प्रक्रिया स्थितियों के बारे में उनकी चर्चा की गई है, इस तरीके से राजाओं की प्रशंसा इसमें की गई है। दूसरी जो चीज़ आपको संगम साहित्यों में देखने को मिलता है, प्रेम साहित्य के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। कुछ यहाँ पर आपको साहित्य देखने को मिलते हैं जो प्रेम आधारित हैं, प्रेम की कहानियों पर लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ साहित्यों में हम अगर देखें तो दर्शन है, नैतिकता जैसे पहलुओं को, मानवीय पहलुओं को भी यहाँ पर उजागर किया गया है। तो ये संगम युगीन साहित्य आपको अलग अलग विषयों पर मूलतः लिखे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन लिखे जो गए हैं वो किस शैली में लिखे गए हैं, आपको काव्य शैली में देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरे का बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कही जाती है। ठीक है, तमिल बाइबल की संज्ञा निम्न में से किस रचना को दी गई है। ए है तिरुकुरल, तू है पथुपातु, तीसरा है शिल्पाधिकारम और चौथा है तोलकाप्पियम। तो ये बताइए यहाँ पे तमिल बाइबल की संज्ञा इन चार में से किसे यहाँ पर दी गई है, ए, बी, सी या डी में से। देखा जाए तो इसमें से तीसरे का जो आंसर यहाँ पर होगा, इसकी जो रचना यहाँ पर की गई थी जो इसमें से सही है, इसे हम तिरुकुरल कहते हैं, यानी कि ए। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम कुरुल कहते हैं। और तिरुकुरल की जो यहाँ पे रचना की गई थी वो एन से मिलते जुलता नाम है तिरुवल्लुवर। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर के द्वारा तिरुकुरल की यहाँ पे रचना की गई थी, जिसे हम कुरुल के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, और इसे तमिल बाइबल की भी यहाँ पर संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तम पश्चिमी तट पर स्थित थे। पहला है कोरकय, दूसरा है पुहार, तीसरा है तोंडी, चौथा है मुशरी। तो पश्चिमी तट में अगर हम देखें, जैसे कि भारत की एक स्थिति का अगर हम यहाँ पर वर्णन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, तो ये आपका ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पश्चिमी तट पर आपको कौन से आपको पत्तन इसमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आई थिंक ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी साथ साथ और होने चाहिए थे।
क्योंकि इसमें से अच्छा ये नीचे है क्या, ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन है नीचे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4। तो यहाँ पर आप इनके 4 नाम यहाँ पे हैं, कोरकै, पुहार, तोंडी, मुशरी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन 4 नामों में से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, जिसमें केवल 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, या 1 और 4 है। तो देखा जाए तो इसमें 3 और 4 यानी कि आपको तोंडी और मुशरी ये दोनों आपको पश्चिमी तट पर पड़ते हैं, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो है सी, यानी कि तीसरा और चौथा यहाँ पर इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के आर्यकरण को किया था, या कह सकते हैं उन्हें आर्य बनाया था। तो दक्षिण भारत में आप ये बताइए उन्होंने किस ऋषि को ये एक तरीके से आप कह सकते हैं श्रेय जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत को यहाँ पे आर्यकृत किया था, आर्य बनाया था। विश्वामित्र हैं, अगस्त्य हैं, वशिष्ठ हैं, या सांभर हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर देखें तो अगस्त्य जो ऋषि हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी, जिसमें अगस्त ऋषि जो हैं वो दक्षिण भारत पे जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न राज्यों में जाते हैं, और उनमें यहाँ अगर देखा जाए तो विशिष्ट राज्यों में यहाँ पर पांड्य राज्यों में दौरा करते हैं, और उनको यहाँ पर देखा जाए तो आर्यकृत प्रक्रियागत यहाँ पे परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है बी। 7वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। दूसरा, प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने यहाँ पर की थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी कहता है ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, कौन सा इसमें राइट होगा। प्रथम संगम को लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखा जाए तो 3 संगम होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसमें से प्रथम संगम को लेकर यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें दोनों ही कथनों के संदर्भ में, जो पहला कथन है पहले उस पर आते हैं। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी अगर देखा जाए तो कपाटपुरम लिखा हुआ है, जबकि राजधानी यहाँ पर क्या थी? मदुरै। तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रथम संगम राजाओं की राजधानी जो थी कपाटपुरम नहीं, जबकि मदुरै थी। और यहाँ पे दूसरा जो कथन इसमें कहा गया है कि प्रथम संगम की जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त्य ऋषि ने की थी, ये बात यहाँ पर आपको सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे का इसमें केवल 2 यहाँ पे आपको सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में प्रथम संगम साहित्य यहाँ पर आपको संपन्न हुआ था। देखा जाए तो यहाँ पर प्रथम जो संगम साहित्य थे इनमें आपको पांड्य राजाओं को आपको संरक्षण इसे प्राप्त था। ठीक है, पांड्य राजाओं को यहाँ पे संरक्षण प्राप्त था और करीब 549 जो सदस्य थे प्रथम संगम में यहाँ पर आपको शामिल होते हैं। 4449 यहाँ पे कविताओं के यहाँ पे देख सकते हैं कि रचनाएं आपको प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इनमें से प्रथम संगम साहित्य में जो भी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी उनका वर्तमान समय में कोई भी मूल स्वरूप हमें नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, इसका क्षेत्र पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। बी है, संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध शासक था। सी है, चोल वंश का प्रथम राजा उदयन जेरल था। और डी है, यहाँ पर देखा जाए चोलों की प्रारंभिक जो राजधानी थे उत्तरी मनलूर थी। तो यहाँ पर चोल राज्य को लेकर ये क्वेश्चन है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे रॉन्ग कह सकते हैं कि जो सत्य नहीं है वो कौन सा है, ए, बी, सी या डी में से। चल बताएं, तो कौन सा यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताएं। देखिए यहाँ पे आंसर जो है आपका सी रहेगा। यहाँ पे सी इसलिए है क्योंकि उदयन जेरल जो है यहाँ पर आपके प्रथम शासक नहीं हैं। वो कौन से होते हैं आप सबको पता होगा, कौन? विजयालय। और 850 से देखा जाए तो 871 तक यहाँ पर इसमें ये शासन यहाँ पर करते हैं, जो चोल वंश के यहाँ पे प्रथम राजा संस्थापक यहाँ पर आपको माने जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में थी। ठीक है, इस कथन को यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया है एक तरीके से, या एक देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे मेगस्थनीज ने, यहाँ पे हम एक वर्ड इसमें जोड़ेंगे, मेगस्थनीज यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं कि यह राज्य जो है
ठीक है, इस वर्ड को और इसमें हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। मेगास्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य के शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में। ये कथन मूलतः उन्होंने किस राज्य के संदर्भ में कहा है? चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर राज्य, कण्व राज्य, ए, बी, सी या डी में से, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे कथन कारक है, किसी भी कथन के संदर्भ में कहे गए हैं। देखा जाए मेगास्थनीज जो है वो पांड्य राज्य को जब देखते हैं तो पांड्य राज्य में आपको एक यहाँ स्थिति देखने को मिलती है कि वहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है वो आपको शासन सत्ता में उनका एक बेहतर योगदान देखने को मिलता है, एक पकड़ देखने को मिलती है, शासन सत्ता में एक भागीदारी देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर मेगास्थनीज ने कहा था कि जो पांड्य राजा हैं या कह सकते हैं यह राज्य जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध हैं और इस राज्य के शासन जो होती है बागडोर जो होती है स्त्री के हाथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संगम काल में तेजपत्ता के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोनों ही कथनों को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए और बी में दोनों ही कथन देखें। संगम काल में व्यापार एक अच्छी स्थिति में था और दक्षिण भारत के राज्यों को अगर हम देखें तो मूल रूप से आपको देखें तो समुद्री क्षेत्रों में थे, समुद्र के साथ सीमा साझा करते थे, जिसके कारण वो आसपास क्षेत्रों के साथ एक व्यापार की उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अब वहाँ पर मसालों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, जिसको देश विदेश में अगर हम देखें तो मसालों की एक अच्छी खासी मांग थी। अब इस काल में अगर हम देखें जैसे तेजपत्ता भी अपने आप में एक मसाला था। जब विदेशों में यहाँ पर इसे एक डिमांड के तौर पर यहाँ पर किया जाता था तो यहाँ पर शब्द क्या यवन प्रिय प्रयोग किया गया था? नहीं, यहाँ पर यवन प्रिय जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? काली मिर्च के लिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत। तो संगम काल में तेजपत्ते के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर यवन प्रिय काली मिर्च के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया शब्द है। दूसरा, संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, ये कथन यहाँ पर अपने आप में सही है। इसके साथ साथ देखें तो संगम काल में रोम के साथ जैसे अरब हो गए और चीन हो गए, इन देशों के साथ भी इनका व्यापार यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर केवल 2 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ठीक है, ऑप्शन है नंदिकलंबकम, कलिंग तुपाणी, पेरियापुरम पुराणम या इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब पहले हमने देखा तमिल बाइबल के बारे में पूछा गया, अब पूछ लिया गया लघु वेद के बारे में। तो चलें बताएं, लघु वेद तमिल साहित्य में किसे कहा गया है? ए, बी, सी या डी? देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि इनमें वो नाम ही नहीं दिया गया है जिसे लघुवेद कहा गया है। लघुवेद किसे कहा गया है? तो अभी हमने देखा था जिसे तमिल बाइबल की संज्ञा दी गई है, ठीक है, उसे ही, यानी कि तिरुक्कुरल को यहाँ पर आपको लघुवेद भी कहा जाता है या पांचवा वेद भी इसे कहा जाता है या तमिल बाइबल कहा जाता है। तो कई सारे यहाँ पर आपको इसको उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें 1330 यहाँ पर काव्य कहानियाँ यहाँ पर संग्रह है आपको देखा जाए तो इसके कारण आपको इसे लघुवेद की भी यहाँ पर आपको संज्ञा देखने को मिलती है, कहते हैं तमिल बाइबल भी कहते हैं। तो 11 का आंसर रहेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 में देखें तो आपको दिया हुआ है तिरुक्कुरल, तोल्काप्पियम, सिलप्पाधिकारम और मणिमेखला यहाँ पर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो प्रेम कथा, दर्शन, वणिक कथा और व्याकरण दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो ग्रंथ हैं दूसरी साइड यहाँ पर ये किस विषयगत यहाँ पर चीज़ों पे लिखे गए हैं उनको आपको मिलान करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 2 4 3, बी है 2 3 4 1, सी है 4 2 3 1 और डी है 2 4 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 के इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन किस विषय से यहाँ पे संबंधित ग्रंथ हैं? चलिए हम एक एक करके इसको मिलान करते हैं, आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं या ऊपर से नीचे की ओर ही देख लें। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें जो तिरुक्कुरल है इसके बारे में लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें दर्शन पर आधारित यहाँ पर ये लिखा गया है। जिसे इसीलिए वेद में अगर हम देखें, अगर आपको आइडिया होता, जैसे वेद क्या है? वेद जो है विभिन्न
कह सकते हैं कि दर्शन के बारे में है, विभिन्न प्रकार की जानकारी है, ज्ञान है, ठीक है। तो वैसे ही तिरुक्कुरल में भी आपको इसकी जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे पांचवा वेद या लघु वेद भी कहा गया है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे तोलकाप्पियम है। तोलकाप्पियम जो है वो व्याकरण आधारित है, ठीक है, तमिल व्याकरण पर आधारित यहाँ पे लिखा गया है तोलकाप्पियम। फिर शिल्पाधिकारम है। शिल्पाधिकारम जो है यहाँ पर आपको देखा जाए तो प्रेम कथा है, और मणिमेखला जो है वो आपको एक वणिक कथा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो 2 4 1 3 यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आप देख सकते हैं 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संगम युग में उरैयूर विख्यात था किस लिए? ए है मसालों के लिए, बी है कपास के लिए, सी है विदेशी व्यापार के लिए, और डी है आंतरिक व्यापार के लिए। तो उरैयूर जो क्षेत्र यहाँ पर विख्यात था, जो नाम इसका हुआ था, वो किसके कारण हुआ था, किस स्थिति कारण? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आप आंसर दें, ए बी सी या डी। देखा जाए तो एक विशेष स्थिति आपको संगम युग में जो उरैयूर को लेकर थी, वो थी आपकी मोतियों को लेकर के। मोतियों के साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो एक और स्थिति यहाँ पर इनके मलमल के कपड़े, इनके लिए ये आपको विख्यात थे। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका में यहाँ पर आपको सही हो जाएगा कपास। तो उरैयूर जो था वो कपास के लिए, मोतियों के लिए और साथ ही साथ मलमल के कपड़े के लिए यहाँ पर विख्यात था। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी। तो इसको ध्यान रखना है उरैयूर को। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। तृतीय संगम युग हुआ था, कहाँ हुआ था? अरिकामेडु में, कांचीपुरम में, मदुरई में या तूतीकोरिन में? ये आपको बताना है। जैसे हमने पहले भी कहा था 3 संगम हुए थे, तो यहाँ पर तीसरा जो संगम है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। ए बी सी या डी, तृतीय संगम आपको कहाँ आयोजित हुआ था, ये बताएं। देखा जाए तो तृतीय संगम की स्थिति को, इसकी जो अध्यक्षता की थी नकीरर ने की। यहाँ पर करीब 449 कवियों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 49 यहाँ पे कविताएं या संग्रह आपको यहाँ पर तमिल साहित्य यहाँ पर रचित हुई। और ये सभी जो हैं तृतीय संगम में जो रचित यहाँ पर संग्रह हैं वो वर्तमान समय में आपको उपलब्ध भी हैं। देखा जाए तो इसका जो संरक्षण यहाँ पर हुआ था वो आपको पांड्य राजाओं के द्वारा हुआ था। पांड्य राजाओं के यहाँ पे संरक्षण में इसका आयोजन हुआ था। और आप जान सकते हैं मदुरै जो है वो पांड्य राजाओं की एक राजधानी रही है। तो तृतीय संगम जो होता है उसका आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, मदुरै में, पुदुकोट्टई में, श्रीरंगम में या तंजावुर में? क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आंसर बताएं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, पुदुकोट्टई, श्रीरंगम, तंजावुर। देखिए यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि मीनाक्षी जो देवी हैं यहाँ पर, ये देवी पार्वती का यहाँ पर रूप मानी जाती हैं। और इसका जो निर्माण यहाँ पे कराया था पांड्य राजा के द्वारा, जिनका नाम यहाँ पे था कुलशेखर पांड्यन, यहाँ पर इसका नाम था। इस राजा के द्वारा यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया। और मीनाक्षी जो हैं वो देवी पार्वती का स्वरूप मानी जाती हैं। तो यहाँ पर इसको स्थापित वर्तमान समय कहाँ है? मदुरै में है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए, यहाँ पर इसका राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरै में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य है ये बताना है। 1 2 3 यहाँ पर। पहला है कि संगम काल की मुख्य फसल चावल थी। दूसरा, स्कंदगुप्त के अभिलेखों में चेल, चोर, पांड्य शासकों का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है संगम राजाओं का यहाँ पर मिलन था। तो यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 1, 2 और 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे सही होगा? ए बी सी डी में से। देखिए कथनों पर विचार करेंगे तो आपको इसमें सारा आइडिया यहाँ पर कथनों पर ही है। जानकारी जो है आपको कितनी अच्छी है वो कथन कारक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हम भ्रमित होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, पहला जो है संगम काल की मुख्य फसल चावल थी, ये आपका सही है। तो 1 यहाँ पर देखा जाए तो आपको सही है। 1 देखा जाए तो ना तो चौथे में है ना ही दूसरे में, तो आपके पास ऑप्शन बचे ए और बी। अब दूसरा तीसरे में से क्लियर हो जाएगा। खासकर अगर हम देखें तो दूसरे में से, तो अब देखा जाए तीसरा यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी हमें पता है संगम जो था वो राजाओं का मिलन नहीं था, वो क्या था? तमिल कवियों का था। ठीक है,
तमिल कवियों का यहाँ पे आपको देखा जाए तो आपको संगम था, जिसे संगम नाम से यहाँ पे जाना जाता था, तो तीसरा भी यहाँ पे आपको गलत हो गया। तो पहला सही है, तीसरा गलत है। दूसरा अगर देखें तो हमने पिछले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था कि एक अभिलेख के बारे में हमने क्वेश्चन पूछा था जिसमें चेल, चोर, पांड्य यानी दक्षिण भारतीय शासकों का यहाँ पर उल्लेख किया गया था, और इसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के अभिलेख से नहीं बल्कि अशोक के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा भी गलत है, तो केवल एक सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर देखा जाए तो आपको सत्य है या विख्यात है, या कह सकते हैं कौन सा यहाँ पर मंदिर जो है सूर्य मंदिर के लिए यहाँ पर विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, इन तीन में से कौन सा स्थान है जो कि आप कह सकते हैं कि सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? केवल एक, दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो, तीन? तो सूर्य मंदिर के बारे में अगर आपको जानकारी, जैसे कि हमने सुना है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, कश्मीर में एक मारतंड सूर्य मंदिर है, मोढेरा में देखा जाए तो गुजरात में भी इसी तरह का आपको एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से तीन में से क्या तीनों या कोई एक या दो सूर्य मंदिर है। इसमें से कुछ जानकारी जो है कि एक मंदिर जो है आपको देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखा जाए तो एक कलिंग राजा थे देवेंद्र वर्मा। ठीक है, देवेंद्र वर्मा के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण यहाँ पर कराया गया था, और इसमें सूर्य स्वामी नारायण मंदिर इसे यहाँ पर नाम दिया जाता है, जो कि आपको स्थित है अरसवल्ली में। ठीक है, अरसवल्ली में सूर्य स्वामी नारायण यहाँ पर मंदिर स्थित है, जो कि आपको 7वीं शताब्दी यहाँ पर निर्मित कराया गया था। आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय ये स्थित है कलिंग राजा देवेंद्र वर्मा के द्वारा। यहाँ पर सूर्य की एक मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर 3 देवियों की भी मूर्ति है, जिसमें आपको उषा, छाया और पद्मिनी, यहाँ पर 3 देवियाँ हैं जो आपको सूर्य देवता के साथ यहाँ पर आपको विराजमान है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है ए। तो 17 का आपका आंसर है ए, अरसवल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से असत्य का चयन कीजिए। पहला है विक्रम संवत विक्रमादित्य, शक संवत कनिष्क, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम, वल्लभी संवत वर्ष। तो यहाँ पर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर इसको जानते हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखा जाए तो अपने आप में पहले 3 यहाँ पर आपको सही हैं। असत्य हमें जो कथन बताना है, विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया, ठीक है, शक संवत कनिष्क के द्वारा, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और यहाँ पे हर्ष के द्वारा जो चलाया गया था वो था हर्ष संवत। देखा जाए तो सब व्यक्ति मूलतः अपने नाम पर यहाँ पे चलवाते थे। वल्लभी संवत भी देखा जाए तो एक व्यक्ति था वल्लभ, उसके द्वारा यहाँ पे वल्लभी संवत यहाँ पे चलाया गया था। तो ये अपने आप में दोनों अलग अलग यहाँ पे थे, इसको गलत हो गया, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से अतिरिक्त कथन यहाँ भी आपको पहचानना है। पहला है नंदवंश महापद्मनंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश शिमुख। तो यहाँ पर कौन सा गलत है वो बताइए, ए, बी, सी, डी में से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत आसान सा है। जैसा कि आप जानते हैं नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई, लेकिन कर्ण वंश की जो स्थापना है वो शिमुख के द्वारा नहीं की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव कर्ण के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, 19 का डी। तो ये आपको हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर थे हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स की। किस तरीके से इतिहास के प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पे होता है समाप्त, और उसके साथ साथ कुछ और 5-7 हम करंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके साथ ही आज का सेशन भी हम समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीक हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे कैबिनेट मिशन योजना की प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में की गई। तीसरा, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? एक है केवल एक, बी है केवल 2, सी है सभी 3, या डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? ए, बी, सी या डी में से। चलिए यहाँ पे सभी लोग अपने अपने ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लें। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 20 का आंसर है आपका ए। ठीक है, क्यों है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सभी लोग
आराम से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन जब आएंगे तो हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे भी जाए इसमें से। क्रिप्स मिशन के द्वारा देखा जाए तो केवल एक यहाँ पे प्रभुत्व राज्य का दर्जा देने के लिए सीमित उद्देश्य की प्रतिक्रिया में भारतीय नेता एक यहाँ पे आंदोलन शुरू करने के लिए यहाँ पर सहमत हुए, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना गया, इसलिए कथन एक यहाँ पर आपको सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना देखा जाए तो 16 अगस्त यहाँ पे 1946 को कैबिनेट मिशन वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा दिया गया एक बयान था, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर सहमति न बनने के मद्देनजर भारत को संवैधानिक भविष्य के बारे में एक प्रस्ताव यहाँ पे शामिल था। 8 अगस्त 1942 को अगर हम देखें तो महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के यहाँ पे आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू किया, इसलिए यहाँ पर देखा जाए कथन 2 भी सही नहीं है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में मैदान में देखा जाए तो अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जिसे जाना जाता है, दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का भी देखा जाए तो इसमें आपको आह्वान किया था। जिसमें यहाँ पे देखा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं, यहाँ पे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नागरिक यहाँ पर देखा जाए तो अवज्ञा आंदोलन भी था। भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया, जो समाजवादी ट्रेड यूनियन थे। इन्होंने मुंबई के रूप में यहाँ पर मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का भी यहाँ पे नारा दिया था, अतः कथन 3 यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आंसर हो गया ए उसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना है? ए है उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल, बी है समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के राष्ट्रीय पहल भारत मिशन, सी है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, और डी है फाउंडेशन स्टेज और जादुई पिटारा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन नंबर आपको 21 का राइट आंसर इसमें से क्या है, ए, बी, सी या डी में से। आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन को, एक बार आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग योजनाएं हैं, श्री, निपुण, निष्ठा या एनसीएफ, एनसीएफ, एफएस। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर देखिए यहाँ पर है उत्तर का डी रहेगा। क्यों है और बाकी योजनाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इन चारों के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्रमुख पहले एनईपी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा इसमें की गई हैं, इसमें उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल, जिसे हम पीएम श्री स्कूल के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य है न्यायसंगत, समावेशी, मनोरंजक वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान करना। देश भर में देखा जाए तो करीब 14,500 स्कूलों को यहाँ पे उन्नयन और विकास के लिए सितंबर 2022 में यहाँ पर इसे एक केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू किया गया। इस पहल के तहत स्कूलों को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें देखें तो 630 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये हो गया पीएम श्री के बारे में। दूसरा यहाँ पर है निपुण भारत। निपुण भारत जो योजना है, इसमें अगर हम देखें तो बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए लाई गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसे नाम दिया गया है निपुण। इसमें देखा जाए तो आपको भारत का जो मिशन है कि मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने हेतु एक बेहतर सक्षम वातावरण बनाना और प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और साथ ही साथ संख्यात्मकता में वांछित यहाँ पे जानकारी को हासिल करने में सक्षम हो सके। इसके बाद पीएम ई विद्या जो है उस योजना के बारे में भी देख लें थोड़ा। इसमें देखा जाए इसका उद्देश्य शिक्षा जैसे विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने, देश भर में ई पुस्तकें और ई सामग्री प्रदान करके ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। वही चौथा है जो एनसीएफ एफएस है, वो जादुई जो पिटारे की बात इसमें की गई है। ये 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो खेल आधारित अध्ययन के शिक्षण सामग्री है, तो मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और जादुई पिटारा यहाँ पे शुरू किया गया है। वहीं अगर हम निष्ठा की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स टेलीकास्टिंग एडवांस्ड या अर्थात निष्ठा भारत में शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए क्षमता निर्माण आपका कार्यक्रम है। इसके साथ साथ नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो यह वास्तुकला संबंधित ब्लूप्रिंट है जो शिक्षा में संबंधित डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आपको शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने की बात करती है। अतः यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। तो ये आपको शिक्षा से रिलेटेड 5-6 पहले जो सरकारी द्वारा की गई हैं उन सभी के यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने जानकारी दे दी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा
योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। पीएम ऊषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे बताइए रूसा, पीएम ऊषा, इन दोनों योजना को लेकर के आपके पास क्या जानकारी, कौन सा सही होगा, ए या बी में से? जो भी है आप इसे नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 का इसके आंसर हम देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे और साथ ही साथ आंसर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं आंसर। सभी लोग यहाँ पर देखें, एक और दो यहाँ पे दोनों सही बताया गया है, अर्थात सी आपका होगा। क्यों सही है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जानकारी हमें दी गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के रूप में फिर से लॉन्च कर दिया गया, इसलिए कथन एक सही हो गया। रूसा देखा जाए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य पूरे देश में यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है। तो केंद्र प्रायोजित योजना है, तो दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को लेकर एक क्वेश्चन है यहाँ पर के संदर्भ में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक रहे, उन्होंने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की यहाँ पे स्थापना की। दूसरा, उन्होंने भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया। तीसरा, उन्होंने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया तथा वेदों पर गीता रहस्य और आर्कटिक होम नामक पुस्तकें लिखी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, कि सभी तीन या कोई? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें से राइट आंसर क्या होगा? चलिए, बाल गंगाधर तिलक से जुड़े हुए 3 कथन है आपके पास। तीनों ही कथन के बारे में यहाँ पर आपको किसके बारे में जानकारी है या नहीं है वो उसका आंसर दें। चलिए ये देखते हैं इसका आंसर। सभी लोग अपने क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए आंसर यहाँ पर डी, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइए देखते हैं इसके बारे में। सभी लोग आंसर अपना टिक कर लें जिसका सही है यहाँ पर, और बाकी थोड़ी सी डिटेलिंग पर चलते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील और शिक्षाविद थे जिन्होंने लोकमान्य तिलक के रूप में हम जानते हैं। 1884 में देखें तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक भी बने, और 1885 में देखें तो फर्ग्यूसन कॉलेज की भी इनके द्वारा स्थापना की गई। तो कथन एक देखा जाए तो सही है। दूसरा, तिलक ने स्वशासन और स्वराज की यहाँ पे आवश्यकता पर बल दिया, और उनका लोकप्रिय नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जिसे हम सब जानते हैं। उसके बाद 1890 में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर ये में शामिल हुए, और 1907 में देखा जाए तो सूरत विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण स्वराज या स्वराज की वकालत इनके द्वारा की गई। भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, स्वदेशी और का अपनाने और बहिष्कार, यहाँ पर देखा विदेशी चीज़ों का यहाँ पर बहिष्कार करने का आंदोलन भी इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो कथन 2 भी यहाँ पर सही है। इसके बाद तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल के संदर्भ में यहाँ पर एक स्थापना भी की थी, जिसका लक्ष्य 1916 में लखनऊ समझौते के माध्यम से हिंदू मुस्लिम को एकता थी। और मराठी भाषा में इन्होंने केसरी, अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। वेदों के संदर्भ में देखा जाए तो गीता रहस्य, आर्कटिक होम नामक पुस्तकें लिखी। तो कथन 3 भी यहाँ पर आपका सही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बाल गंगाधर तिलक जो है 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर देखा जाए निधन हो गया। पूछा गया था कौन सा गलत है, तो इसमें से कोई से भी गलत नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दशक के अंत तक टीकाकरण एजेंडा 2030 का लक्ष्य शून्य टीके की खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में 80% तक की कमी करना है। दूसरा, विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कितने सही हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, या कोई भी यहाँ पर नहीं सही है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो बताएं। आपके हिसाब में से जो सही है वो आप बता सकते हैं, अपने अपने ऑप्शन यहाँ पर चूज करें, और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी व्याख्या और आंसर चेकआउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर सभी लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उत्तर है इसका बी। क्यों है? तो थोड़ा सा हर एक पॉइंट को देखते समझते चलते हैं। सबसे पहले टीकाकरण संबंधित यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख पहल है। पहला है देखिए यहाँ पे वैश्विक टीकाकरण एजेंडा 2030 या 2021 से 2030 एक दशक तक देखा जाए तो चलने वाला टीका एवं टीकाकरण हेतु एक महत्वाकांक्षी व्यापक वैश्विक नीति एवं रणनीति निर्धारित करता है।
दशक के अंत तक देखा जाए जो लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, पहला लक्ष्य है शून्य टीके की खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 50% की कमी करना। कथन एक यहाँ पर देखा जाए तो सही नहीं है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 500 नए कम उपयोग वाले टीकों की शुरुआत का लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त करना है और बचपन के आवश्यक टीकों के लिए 90% यहाँ पे आपको कवरेज प्रदान करना है। इसके साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह मनाया जाता है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही है। 2023 के लिए जो थीम थी द बिग कैचअप यहाँ पर रखा गया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर अगर हम इसमें देखें तो यह कार्यक्रम 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करता है, अतः कथन 3 यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 9 बीमारियों को उन्मूलन हेतु प्रयास किए गए। इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन की तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा प्रकार की बीमारियों को इसमें रखा गया है और उनके कारण होने वाली निमोनिया। इसके साथ उपराष्ट्रीय स्तर पर इसमें 3 और बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकस निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, बी यानी कि केवल 2। तो यहाँ पर आपको कितने सही है, तो यहाँ पर आपको 2 पूछ लिए गए हैं, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। आते हैं अपने एक और क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन पे। लाल किला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुगल सम्राट जहांगीर ने लाल किला की नींव रखी। दूसरा, इस प्रतिष्ठित संरचना को वर्ष 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। और तीसरा, लाल किला इस्लामी, हिंदी, तैमूरी, फारसी प्रभावों सहित विविध स्थापत्य शैलियों का मिश्रण यहाँ पर प्रदर्शित करती है। उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है सभी 3, उपयुक्त डी में से इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, आराम से टिक कर लें। यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा नहीं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखा है क्वेश्चन भी अपने आप में मध्यकालीन भारत का है और नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत को स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। आंसर यहाँ पर बी यानी कि केवल 2। कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, स्थानांतरण यानी कि बकबर से अपनी राजधानी आगरा यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। इसके बावजूद शाहजहां के शासनकाल में हम मुगल वर्ष को 1648 में शाहजहानाबाद के साथ दिल्ली की अपनी राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित किया, जिसे आज यहाँ पे पुरानी दिल्ली के नाम से हम जानते हैं। तो अकबर के द्वारा जो काम किया गया था वापस से उसने उसे ठीक किया, दिल्ली को वापस बनाया। शाहजहां ने लाल किले की नींव रखी थी और कथन 1 यहाँ पर देखा जाए तो सही नहीं है। इस प्रतिष्ठित संरचना को वर्ष 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कथन 2 भी यहाँ पर देखा जाए तो सही है। और लाल किला इस्लामी, हिंदी, तैमूरी, फारसी सहित सभी प्रभावों को यहाँ पर इसकी विविध स्थापत्य शैलियों का मिश्रण इसमें प्रदर्शित किया गया था। कथन 3 भी यहाँ पर आपको सही है। तो उत्तर हो गया आपको बी यानी कि दूसरा तीसरा यहाँ पर आपको सही है। तो आज के सेशन में इतना ही। किसके कितने यहाँ पे सही हुए, कैसा परफॉर्मेंस रहा, प्राचीन काल के भारत के पूरे इतिहास इस रिवीजन सीरीज से आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, इसको लेकर के कमेंट में आप सभी यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। सेशन यहाँ पे कैसा चल रहा है इसको लेकर भी आप सुझाव दे सकें, क्योंकि एक हफ्ते के यहाँ पर एक पूरा एक रिव्यू आप लोग यहाँ पर कमेंट में आप ज़रूर बताना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक को लेकर और इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और क्या होना चाहिए और आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस और रिवीजन में इसका किस तरीके से योगदान आ रहा है उसके बारे में भी कमेंट में यहाँ पर आप सभी को ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।